अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने पढ़नी है अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। याद रखिएगा ये डेरिवेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीनों डेरिवेशंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने ज़रूर तैयार करके रखना है पेपर के लिए, ताकि पेपर में जब ये सवाल आए तो आप पूरे नंबर इसमें हासिल करो। एक और चीज़ याद रखने वाली है कि ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करनी है। ये डेरिवेशन हमने अलजेब्रिक मेथड से नहीं करनी, ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए करनी है। तो चलो आओ इसकी जो है वो डेरिवेशन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हर डेरिवेशन से पहले सबसे पहले आपने वर्डिंग लिखनी होगी, और वो वर्डिंग क्या है कि वी कैन ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब भी वो बोले ग्राफिकल मेथड तो आपने बनाना है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और फिर जो है वो डेरिवेशन करके दिखानी है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बता दूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस न्यू बुक के, और तमाम जिसमें तमाम न्यूमेरिकल भी सॉल्व हैं, तमाम ERQs, CRQs, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs और डेरिवेशंस, उस नोट्स में सब सॉल्व है। सिर्फ उसकी फ़ीस हमने रखी है 200। तो ईजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे आप ईजी पैसा कर कर हमें हमारे व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर भी वही है, ईजी पैसा नंबर भी वही है, तो हम आपको फ़ौरन उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये डेरिवेशन आपके पास कैसी होगी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कि S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। बहुत सी जगह पर आपको ये ऐसे लिखी हुई मिलेगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर बार एग्जामिनर आपको इसी फॉर्म में लिख के दे। कभी कभार वो आपको इस फॉर्म में भी लिख के दे सकते हैं कि S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक बात आपने याद रखनी होगी कि ये जो VI है ना, ये U ही है और कुछ नहीं है। हम जो है V से जब लिखते हैं तो उसे इनिशियल वेलोसिटी कह देते हैं, और जब हम उसे V से नहीं लिखते तो हम उसे U कह रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ नहीं है, U ही है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने बनाना होगा अपना ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। तो ये आ गया हमारे पास हमारा ग्राफ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ये है हमारे पास x और ये है हमारे पास y। x एक्सिस पे आप हमेशा बनाओगे टाइम, ठीक है, टाइम, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और y एक्सिस पे आप लिखोगे वेलोसिटी। तो मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया वेलोसिटी को, जबकि ऐसे लिखने में चाहे समझ ना आ रहा हो, ऐसे सही लिखता हूँ वेलोसिटी। ठीक है, ये वाला एक्सेस पूरा वेलोसिटी के लिए है, जिसको आप लिखोगे v। ये v है आपके पास, ठीक है, और ये है आपके पास सेकंड। अब एक चीज़ याद रखो कि हमारे पास इस इक्वेशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है। बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपका वेलोसिटी का वेक्टर, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पॉइंट आपका जहाँ से ये स्टार्ट ले रहा है वो है A पॉइंट, और ये है आपका B पॉइंट। अब यहाँ से आप ड्रॉ कर दो अपना इसके कंपोनेंट, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट। तो ये इसका y कंपोनेंट आ गया, ठीक है, और ये, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये जो लाइन यहाँ ड्रॉ की है, सिंपल यहाँ भी ड्रॉ कर दो, यहाँ भी ड्रॉ कर दो। इसको आप कहोगे C, इसको C कह लो, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ C, और ये हो गया आपके पास D। ये जो मैं इसकी वर्डिंग कर रहा हूँ ये बुक के मुताबिक कर रहा हूँ, और ये हो गया आपके पास E। और जहाँ पर दोनों एक्सेस आपस में मिलते हैं उसे हम हमेशा कहते हैं O, यानी ओरिजन। ठीक है, ये O हो गया, यानी हमारे पास ओरिजन हो गया। अच्छा, अब चीज़ें आपके पास वाज़ेह हो गई। अब एक और चीज़ समझो, मैंने क्या कहा था कि बॉडी आपके पास रेस्ट से शुरू नहीं हुई है, यानी वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ ख़ास वैल्यू रखेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है ग्राफ में, ज़ीरो से लेकर A पॉइंट तक, वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि ज़ीरो नहीं है, हमने इसे U से लिख दिया। ये आ गई आपके पास V, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए है। ठीक है, बस इसमें आपको इतनी ही जो है वो वर्डिंग देनी है और ज़्यादा नहीं। BD भी एक वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है, BD भी एक वेलोसिटी है जिसे आप लिखते हो
ए टी इक्वल टू वी प्राइम। ठीक है, इस तरह लिख लो ताकि ये बात भी आपको याद रहे कि ये जो बी डी है ये भी वेलोसिटी ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखो, आपने एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि जब भी आपने डिस्टेंस निकालना हो ग्राफ की मदद से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और कहा जाए डिस्टेंस निकालो, तो जितना एरिया अंडर द कर्व है वो आपके पास डिस्टेंस आएगा। अब मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ इसको ज़रा समझो। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है आपके पास? डिस्टेंस आपके एरिया अंडर द कर्व क्या है? ओ ए बी सी, ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरिया अंडर द कर्व, CURV, कर्व, वो क्या है? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, डी नहीं सी तक। ठीक है, तो ओ ए, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी का वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी का वेक्टर है। इस वेक्टर के अंदर अंदर जो एरिया आ रहा है वो कौन सा है? ओ ए बी सी, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं शेडिड करता तो वो यहाँ तक जाता। तो जब भी आपको कह दिया जाए कि एरिया अंडर द कर्व क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एरिया अंडर द कर्व वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी ने ट्रेवल किया है, या वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि बॉडी ने कवर किया है। बेशक आप वेलोसिटी और टाइम के रेशो से एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हो, लेकिन इसी ग्राफ की मदद से डिस्टेंस भी निकाला जा सकता है। बस जो एरिया आ रहा है अंडर द कर्व वो आपने कैलकुलेट करना है। और याद रखना, ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे टाइम में भी इजाफा होता जा रहा है। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ड्रॉ हो रही है। अब इसको ज़रा समझो। आपके पास दो शेप्स बनी हुई आपको नज़र आ रही होंगी एरिया अंडर द कर्व। एक शेप आपको ट्रायंगल बनी हुई नज़र आ रही होगी जो कि है ABD। ठीक है, और एक शेप आपको रेक्टेंगल बनी हुई नज़र आ रही होगी। इस रेक्टेंगल को मैं ऐसे बना रहा हूँ जो कि है आपके पास OADC, OADC। ठीक है, एक शेप आपके पास ट्रायंगल बनी हुई है, एक शेप आपके पास रेक्टेंगल बनी हुई है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो जितना भी एरिया कवर हो रहा है इस AB और C वाले जो है वो ग्राफ के अंदर वो आपके पास आ जाएगा, है ना। देखो, ये देखो ना, एक हिस्सा आपके पास रेक्टेंगल है, एक हिस्सा आपके पास ट्रायंगल है। जब दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जितना भी एरिया है वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। क्यों? क्योंकि देखो, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा 1 है जो OADC तक है, और एक हिस्सा ABD तक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास एरिया अंडर द कर्व आए, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना होगा आपने? डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व आपको निकालना होगा। एरिया अंडर द कर्व दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से मिलके बन रहा है, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल से मिलके बन रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल जिसकी दो पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होती हैं। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। याद रखना, ये जो हम बनाते हैं ना ट्रायंगल की शेप, और ये एरिया को बताता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ और हाइट, या बेस और एल्टीट्यूड, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको जो है वो लिख रहे होते हो। तो यहाँ हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर इसको हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो जाए, वरना मुश्किल होता है ना समझना एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका, ये वाला आपको पता है A से लेकर D तक आपके पास क्या है। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास होता है बेस हाफ कर हाफ भी आता है इसके अंदर। ठीक है, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस और हाइट, HEIGHT, हाइट। ठीक है, सिर्फ बेस और हाइट नहीं होगा, बेस और हाइट होगा तो सिर्फ वो तो आपके पास रेक्टेंगल ही बना लेगा, उसके साथ हाफ भी आता है।
ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, दोनों के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक के साथ मल्टीप्लाई होता तो यहाँ लिखता, दोनों के साथ है इसलिए ब्रैकेट लिखा है। अच्छा, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेंथ और हाइट, इसकी बेस नहीं कह रहा, इसको मैं लेंथ कह रहा हूँ, लेंथ LENGHT, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट HEIGHT, हाइट। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर चीज़ों को रिकॉग्नाइज करो। अच्छा, ये ज़रा सा इसको ठीक करें कि ये T होता है और ये H होता है, मेरी आदत है कि मैं इसे H और उसे T करता हूँ, तो ये ठीक करें। अच्छा, अब ज़रा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि आपने इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो आपके पास जो बेस है वो क्या है, AD। AD क्या है, आपके पास बेस है, तो A और D आपके पास क्या है, बेस। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि AD आपके पास बराबर है टाइम के, क्योंकि देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास लेंथ आ रही है या जो बेस आ रही है वो कुछ नहीं है, बस वो टाइम ही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम के बराबर आ गया। इसके बाद आपके पास इन्होंने कहा है हाइट। हाइट कितनी है आपके पास, हाइट है आपके पास DB, ठीक है, DB या BD कह लो, एक ही बात है। हम देख लेते हैं कि बुक में उन्होंने BD का है या DB का है, क्योंकि फिर बुक से ही कर रहे होंगे आप लोग तो मुश्किल ना हो आप लोगों को समझने में। हाँ, BD का है उन्होंने बुक्स में। अच्छा, तो उसके बाद हाइट क्या है आपके पास, बुक में बहुत शॉर्ट करके दे दिया गया है, BD। साथ ही साथ एक और चीज़ भी रिकॉग्नाइज करो कि जितनी लेंथ BD की है उतनी ही लेंथ AE की भी है। तो BD हमारे पास बराबर है AE के बराबर है, ठीक है, AE। BD हमारे पास AE कह लो या EA कह लो, एक ही बात है। चलो ऐसे AE लिखे रहने दो, नहीं बल्कि EA लिखो ना, क्योंकि हमने BD लिखा है तो फिर EA लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप B से D आए हो तो यहाँ भी E से A आओ। अच्छा, तो यहाँ पर आप चीज़ पहचान गए। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल के पास। रेक्टेंगल में जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है OC। रेक्टेंगल के पास आ जाते हैं, तो यहाँ पर लेंथ क्या है, LENGTH, लेंथ क्या है आपके पास OC, तो यहाँ लिख दो OC, ठीक है। अच्छा, अब रेक्टेंगल के अंदर हाइट क्या है, रेक्टेंगल के अंदर हाइट है आपके पास OA। चाहो तो CD ले लो, लेकिन OA लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाइट है आपके पास यहाँ पर, हाइट है आपके पास यहाँ पर OA। अच्छा, अब सब चीज़ों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या आ रहा है, S, ठीक है, S आ रहा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, हाफ, और बेस के लिए सिर्फ B लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलो पूरा लिख देता हूँ, BACE बेस, BASE बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट HEIGHT, हाइट, ठीक है। उसके साथ बराबर में ही आपके पास ऐड हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि ऐड, दो एरिया अलग अलग हैं। बेस, लेंथ LENGHT, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाइट, थोड़ा हाइट छोटा सा हो गया लेकिन समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर आपने हाफ लिखा, ठीक है। बेस के लिए आपने, ट्रायंगल की बेस के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया था, AD। देखो ट्रायंगल की बेस फिर बता देता हूँ, ये रहा AD, ठीक है। और ट्रायंगल की हाइट आपके पास है BD, और BD आपके पास सेम बराबर है EA के, तो डायरेक्ट EA पुट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपके पास BD बराबर है EA के, तो अगर जहाँ पर BD आ रहा है वहाँ पर आप EA भी लिख सकते हो। वो क्यों कर रहे हैं अभी आपको बात समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, लेंथ आपके पास क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ आपके पास है OC, और मल्टीप्लाई हो रहा है ये आपके पास किसके साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है OC आपके पास OA। अच्छा, अब ज़रा यहाँ समझो,
साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो कि ओ ए आपके पास बराबर है यू के। देखो जितनी वैल्यू ओ ए की आ रही है उतनी ही वैल्यू यू आ रही है आपके पास। अच्छा ओ सी आपके पास बराबर है टाइम के। देखो जितना डिस्टेंस ओ सी कवर कर रहा है वो आपके पास टाइम बन रहा है। तो अब ज़रा यहाँ पर चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दो कि आपके पास ए डी किसके बराबर है, ए और डी बराबर है, मैंने यहाँ लिख दिया था ए और डी आपके पास टी के बराबर है, मल्टीप्लाई ई ए। अभी ऐसे ही चलाओ, इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। और उसके बाद ओ सी आपके पास किसके बराबर है, ओ सी आपके पास टी के बराबर है और यू के बराबर है। ठीक है, ये आपके पास इतना तो समझ में आ गया। अब मसला कर रहा है हमारे पास ई ए। याद रखना ई ए क्या है आपके पास, ई ए आपके पास कुछ नहीं है, ई ए वेलोसिटी के एक्सेस पे बन रहा है। तो यानी ये वेलोसिटी है, ये क्या है आपके पास, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी, है ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन टी और वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी। देखो भाई मैं यहाँ बात सिंपल समझ में आ रही है कि ये उसके वेलोसिटी के एक्सेस पे बन रहा है ना, वेलोसिटी के एक्सेस पे बन रहा है तो वेलोसिटी होगी, ये ई ए या ए ई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए टी। तो आप वी की आप उसकी जगह पर पुट कर दो हाफ टी मल्टीप्लाई बाय वी, और वी किसके बराबर है ए टी, तो डायरेक्ट ए टी पुट कर दिया हमने, मल्टीप्लाई यू टी, यू पहले लिख लो टी बाद में लिख लो। अच्छा अब आप क्या करो, अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई ये करना है कि इसे मल्टीप्लाई करा दो ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, यू टी को पहले लिख लो, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यही चीज़ तो ड्राइव करने के लिए कही गई थी। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लो, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो यही चीज़ ड्राइव करने के लिए कही गई थी ना कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने आपके सामने इसकी पूरी डेरिवेशन कर दी और आपके सामने ही इस चीज़ को पता कर दिया। भाई आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम हो रही है समझाने में। अक्सर ऐसा होता है ना, मैं सुबह के वक्त स्टार्ट लेता हूँ तो फिर वो दोपहर हो जाती है तो गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये कवर हो गया। अब मैंने सब समझा दिया। इसी की बिहाफ, इसी जैसी मिलती जुलती आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, क्योंकि उसमें भी एस पता करना है, तो उसको भी स्टार्ट लेते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, नोट्स बाय कर लीजिएगा ताकि आपको उसमें भी इसका सोल्यूशन डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने करा दिया है, एक एक चीज़ मैंने जो लिखी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसको फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। ठीक है, ये लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर लिखे थे मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये था आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के पैरामीटर्स। तो इस तरह से ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ कंप्लीट हुई। 18 मिनट हमें इसको लगे करने में, लेकिन हमने इन माशाल्लाह से इसे कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।